नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा और उसके अंतर्गत प्रतिपादित विभिन्न काव्य सिद्धांतों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र मूलतः संस्कृत भाषा में रचित काव्य चिंतन की उस दीर्घ परंपरा का नाम है जिसने अपने विशद, व्यापक और गंभीर चिंतन के फलस्वरूप समस्त भारतीय साहित्य के लिए काव्य चिंतन की एक सुदृढ़ आधार भूमि प्रस्तुत की है। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र की रचना कब हुई इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन विद्वानों ने अंतःसाक्ष्य के आधार पर यह माना है कि ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईस्वी की 2री शताब्दी के मध्य नाट्यशास्त्र की रचना हुई होगी। यद्यपि यह भी माना जाता है कि नाट्यशास्त्र किसी एक आचार्य की रचना न होकर विभिन्न आचार्यों के चिंतन का एक संग्रहित रूप है, जिसे प्रथम आचार्य माने जाने वाले भरत मुनि ने व्यवस्थित रूप दिया। तो भरत मुनि का काल भी ईस्वी की पूर्व से लेकर ईस्वी की प्रथम 2री शताब्दी के मध्य माना जाता है। भरत मुनि से लेकर संस्कृत के अंतिम उद्भावक आचार्य माने जाने वाले पंडितराज जगन्नाथ, जिनका समय 17वीं शताब्दी माना जाता है, यह काव्यशास्त्र की परंपरा लगभग 2000 वर्ष तक निरंतर चलती रही है। 2000 वर्ष की यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित काव्य चिंतन की ऐसी परंपरा है जिसने विभिन्न काव्यांगों पर गंभीर विचार विमर्श प्रस्तुत किया है। तर्क वितर्क, स्थापनाओं और खंडन मंडन की प्रक्रिया से गुजरते हुए काव्य के विभिन्न तत्वों, उनके वैशिष्ट्य और उनके महत्व पर सुव्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत किया है। काव्य शास्त्र के इस 2000 वर्ष के लंबे इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 4 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। प्रारंभिक काल, जिसका समय ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी के मध्य माना जाता है। इस कालावधि का प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ है आचार्य भरत द्वारा प्रणीत नाट्यशास्त्र। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि नाट्यशास्त्र की सुव्यवस्थित नाट्य चिंतन को देखते हुए आचार्य भरत को कोई एक व्यक्ति माना जाए या ये चिंतकों की एक परंपरा है जिसको भरत ने नाट्यशास्त्र के रूप में एक व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया है, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। लेकिन जो भी हो, भरत को ही नाट्यशास्त्र का आदि आचार्य माना जाता है और नाट्यशास्त्र काव्य शास्त्र का प्रमुख प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र में नाट्य विधान का सुसंबद्ध विवेचन और रस सिद्धांत की अवधारणा का सूत्रपात हुआ है। इसके अतिरिक्त काव्य गुणों, दोष, अलंकार, नायक नायिका आदि काव्यांगों की चर्चा का सूत्रपात भी इसी ग्रंथ के माध्यम से माना जाता है। एक धारणा यह भी है कि नाट्यशास्त्र के बाद 6ठी शताब्दी तक कोई अन्य काव्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, काव्य चिंतन का कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन विद्वानों का मानना है कि इस बीच भी ज़रूर आचार्य रहे होंगे, उनके विचार और ग्रंथ भले ही उपलब्ध ना हों। काव्य चिंतन की इस परंपरा का दूसरा काल है रचनात्मक काल, जिसका समय 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। यह काल इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें 3 प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना हुई है: अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत। इस कालखंड के प्रमुख आचार्य हैं आचार्य भामा, जिन्होंने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा है; दंडी, जिनका काव्यादर्श; उद्भट, काव्यालंकार सार संग्रह के निर्माता; रुद्रट, जिन्होंने काव्यालंकार का प्रणयन किया; वामन, जिन्होंने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के द्वारा रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया; और आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ के माध्यम से ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। तीसरा काल निर्णयात्मक काल कहा जाता है, जिसका समय 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य है। इस समय का प्रमुख सिद्धांत तो एक ही है, वक्रोक्ति सिद्धांत, जिसकी प्रस्तावना आचार्य कुंतक ने की।
लेकिन यह काल इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्व निर्धारित काव्य तत्वों की स्थापना इसी समय हुई है। इस काल के प्रमुख आचार्य हैं अभिनवगुप्त, जिन्होंने ध्वन्यालोक लोचन द्वारा ध्वनि सिद्धांत को एक व्यवस्थित रूप दिया और अभिनव भारती में भरत के नाट्य शास्त्र की टीका लिखकर रस सिद्धांत को भी एक सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित किया। इसी बीच धनंजय ने दशरूपक में नाट्य विधान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और इसी के फलस्वरूप इनके भाई धनिक ने इस पर टीका लिखकर नाट्य चिंतन को एक सुविचारित और सुव्यवस्थित रूप दिया। कुंतक ने इसी काल में वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ के माध्यम से वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की और राजशेखर ने काव्य मीमांसा में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रतिपादित चिंतन सरणी को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। चौथा काल व्याख्या काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय 11वीं से 18वीं शताब्दी का है। यह समय मुख्यतः पूर्व स्थापित मान्यताओं और सिद्धांतों की व्याख्या का काल है और इस कालावधि के प्रमुख आचार्य हैं क्षेमेंद्र, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा के द्वारा औचित्य मत का भी प्रतिपादन किया। भोजराज, जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश के माध्यम से एक ओर काव्य के विविध पक्षों पर चर्चा की तो दूसरी ओर श्रृंगार को ही प्रमुख रस मानकर अन्य रसों का अंतर्भाव उसी के अंतर्गत माना। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक के द्वारा अनुमानवाद नामक एक नए काव्य सिद्धांत की प्रस्तावना का प्रयास किया और ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया। मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वारा और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के द्वारा और जगन्नाथ ने रस गंगाधर के रूप में सर्वांग निरूपक आचार्य की भूमिका प्रस्तुत की और उन्होंने एक बहुत व्यवस्थित रूप में पूरे काव्य चिंतन को समग्रता में अपने चिंतन के माध्यम से प्रकाशित किया। रुय्यक, जयदेव और अप्पय दीक्षित, इन आचार्यों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से अलंकार संप्रदाय को ही पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, जबकि भानुदत्त ने रस मंजरी और रस तरंगिणी के द्वारा रस को उसके विविध आयामों में प्रस्तुत किया और नायक नायिका भेद पर भी विस्तार से विचार किया। ध्वनि सिद्धांत को भारतीय काव्य शास्त्र का युग प्रवर्तक सिद्धांत माना जाता है। तो इस आधार पर कुछ विद्वान काव्य चिंतन को 3 खंडों में या 3 भागों में विभक्त कर देखते हैं। पहला पूर्व ध्वनि काल, अर्थात आचार्य भरत से लेकर आचार्य आनंदवर्धन तक का काल। ध्वनि काल, आनंदवर्धन से आचार्य मम्मट तक का समय। और ध्वनि परवर्ती काल यानी मम्मट से लेकर जगन्नाथ तक का समय। 2000 वर्ष की इस व्यापक चिंतन परंपरा में विद्वानों ने, चिंतकों ने इस विषय पर सर्वाधिक विचार किया कि काव्य का मूल तत्व क्या है और काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। इसी प्रश्न पर विचार करते हुए विभिन्न उद्भावक आचार्यों ने, टीकाकारों ने या संग्रहकर्ताओं ने अपने विवेचन के द्वारा विविध काव्य सिद्धांतों की प्रस्तावना की। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत हैं रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। एक छठे सिद्धांत के रूप में औचित्य को भी कुछ विद्वान मान्यता देते हैं, यद्यपि इसको अधिक लोकप्रियता नहीं मिली। तो सबसे पहले हम रस सिद्धांत की चर्चा करते हैं। यद्यपि सिद्धांत के रूप में रस की प्रतिष्ठापना बाद में हुई, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्रथम जो तत्व विवेचित हुआ वो भरत द्वारा प्रतिपादित रस ही है। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य भरत। रस का पहला विवेचन भरत ने अपने नाट्यशास्त्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। नाट्यशास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस का विस्तार पूर्वक विवेचन भरत ने प्रस्तुत किया है और उन्होंने रस को नाटक के समग्र सौंदर्य के रूप में विवेचित किया है। भरत ने रस को नाटक का अनिवार्य सार तत्व कहा है। उनके अनुसार रस के बिना कोई अन्य अर्थ प्रवृत्त नहीं होता, नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। भरत के रस सिद्धांत की व्याख्या और उसकी प्रतिष्ठा करने वाले प्रमुख आचार्य हैं आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनवगुप्त।
यद्यपि प्रथम 3 आचार्य यानी कि लोल्लट, शंकु और भट्टनायक के ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में इन तीनों आचार्यों के मतों का विश्लेषण करते हुए रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। भारतीय काव्य शास्त्र का दूसरा प्रमुख सिद्धांत अलंकार सिद्धांत है। दूसरा इसलिए कह रहे हैं कि रस सिद्धांत के बाद, रस की प्रस्तावना के बाद सबसे पहले अलंकार सिद्धांत ही प्रकाश में आया था। काव्यगत संपूर्ण सौंदर्य को अलंकार मानने और उसे काव्य के मूल प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले सिद्धांत को ही अलंकार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता भामह, जिनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। आचार्य भामह ने काव्य सौंदर्य के रूप में अलंकार की अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना। दरअसल भरत ने नाटक के संदर्भ में नाट्यशास्त्र लिखा था और दृश्य काव्य के संदर्भ में रस की प्रस्तावना की थी। आचार्य भामह ने श्रव्य काव्य के संदर्भ में काव्य का विवेचन किया और उन्होंने सौंदर्य को ही काव्य का सर्व प्रमुख तत्व माना। भामह के पश्चात दंडी ने अपने काव्यादर्श में काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा। उनके शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। वामन ने अलंकार को 2 अर्थों में प्रयुक्त किया। संकीर्ण अर्थ में उन्होंने अलंकार को काव्य का एक उपकरण मात्र माना, लेकिन व्यापक अर्थ में उन्होंने कहा सौंदर्य ही अलंकार है और काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है। अलंकार शास्त्रियों ने वामन की इसी विचार को, इसी अर्थ में अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व माना। कालक्रमानुसार अगर हम अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों और उनके ग्रंथों में दृष्टि डालना चाहें तो सबसे पहले भामह का काव्यालंकार जो 6वीं शताब्दी की रचना है, दंडी का काव्यादर्श, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, वामन का काव्यालंकार सूत्र, रुद्रट का काव्यालंकार, रुह्य का अलंकार सर्वस्व, जयदेव का चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य चिंतन के विकास के साथ अलंकार संबंधी धारणा में परिवर्तित होता गया। दरअसल अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य के संपूर्ण सौंदर्य के रूप में देखा और एक समय अलंकार सिद्धांत का इतना व्यापक प्रचार प्रसार हुआ कि काव्य शास्त्र के ग्रंथों को भी अलंकार शास्त्र के नाम से ही जाना जाने लगा। लेकिन रस, रीति, ध्वनि आदि काव्य तत्वों की प्रतिष्ठा के बाद अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म नहीं बल्कि शोभावर्धक तत्व मात्र बन गया। ध्वनि परवर्ती आचार्यों ने तो अलंकार को शब्दार्थ का अस्थिर धर्म माना। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। यद्यपि वामन से पूर्व भरत, भामह, दंडी के विवेचन में भी रीति तत्व की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन इन आचार्यों ने रीति को रचना पद्धति के रूप में ही निरूपित किया था। वामन ने रीति को काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना और रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया। वामन के अनुसार विशिष्ट पदरचना ही रीति है और रीति में यह विशिष्टता गुणों के कारण आती है। विशिष्टा पदरचना रीति ही विशेषो गुणात्मा। वामन ने गुणों को काव्य का शोभाकारक धर्म कहा। जैसे कि अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का शोभाकारक धर्म कहा था, वही परिभाषा वामन ने गुणों की दी और गुणों को अलंकारों से पृथक माना। उन्होंने माना कि गुण काव्य के शोभाकारक धर्म हैं और अलंकार केवल उसमें वृद्धि करते हैं। भरत द्वारा प्रतिपादित 10 गुणों को ही शब्दगत और अर्थगत गुण मानकर उन्होंने गुणों की संख्या 20 मानी। ये 10 गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। इन गुणों के आधार पर ही वामन ने रीति के 3 प्रकार माने। पहला वैदर्भी रीति जो कि सभी गुणों से युक्त होती है, दूसरी कौड़ी रीति जो ओज और कांति गुणों से युक्त है और तीसरी पांचाली रीति जो माधुर्य और सौकुमार्य 2 गुणों से युक्त होती है। इन सब रीतियों में वामन ने वैदर्भी रीति को ही सर्वश्रेष्ठ रीति माना।
वामन के पश्चात भी यद्यपि रीति तत्व की चर्चा होती रही, आनंदवर्धन ने उसे संघटना कहा, मम्मट ने वृत्ति के रूप में उसका निरूपण किया, कुंतक ने उसे मार्ग कहा और विश्वनाथ ने उसे पद संघटना के रूप से निरूपित किया। लेकिन परवर्ती आचार्यों ने रीति की उपयोगिता को सीमित कर दिया। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा, जैसे शरीर में अवयवों का, आँख, नाक आदि अवयवों का महत्व होता है, उसकी उपयोगिता होती है, लेकिन उन्हें आत्मा नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार काव्य में भी रीति का महत्व और उपादेयता तो है, लेकिन वो काव्य की एक शैली मात्र है, उसका बाह्य अंग ही है, उसे आत्मा का स्थान नहीं दिया जा सकता। उसके बाद ध्वनि सिद्धांत आता है। ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे अधिक प्रबल और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि का सिद्धांत देने से पहले ही ध्वनि विरोधी आचार्यों की भी कल्पना की है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग तो ध्वनि को मानते ही नहीं हैं, कुछ लोग उसे गौण मानते हैं और कुछ उसे अनिर्वचनीय मानते हैं। इन तीनों ही सिद्धांतों का खंडन करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध किया। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य को ध्वनि की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसमें प्रतीयमान अर्थ यानी कि व्यंग्यार्थ सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वाच्यार्थ से अलग भी जो एक अन्य अर्थ प्रवृत्त होता है वही प्रतीयमान अर्थ है। केवल व्याकरण के नियम जानने वाला व्यक्ति उस अर्थ तक नहीं पहुंच सकता। उस अर्थ को समझने के लिए मर्मज्ञ सहृदय की आवश्यकता होती है। इस प्रतीयमान अर्थ को किसी वस्तु, अलंकार या रस द्वारा ध्वनित उन्होंने माना है और इस तरह से उन्होंने वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि तथा रस ध्वनि के रूप में ध्वनि की प्रस्तावना की। तो रस की यह सीमा रही कि बहुत सा मुक्तक काव्य उसकी परिधि से छूट जा रहा था। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत के द्वारा काव्य के सभी रूपों को अपने सिद्धांत के अंतर्गत समेटने का सफल प्रयास किया। उनके एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी रही कि उन्होंने रस सिद्धांत का विरोध नहीं किया, बल्कि रस को ध्वनि का ही एक प्रमुख भेद मानते हुए रस ध्वनि की परिकल्पना की और उसी को एक तरह से काव्य की आत्मा माना। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलंकार, गुण, दोष, रीति इत्यादि को भी रस का उपकारक मानकर पूर्व प्रतिपादित सभी काव्य सिद्धांतों को अपने सिद्धांत के में अंतर्भूत कर लिया। ध्वनि के आधार पर उन्होंने काव्य के 3 भेद माने। उत्तम काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट हो, इसे ध्वनि काव्य नाम दिया गया। मध्यम काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ रहता तो है लेकिन वो या तो वाच्यार्थ के समान होता है या उससे निकृष्ट होने के कारण गौण हो जाता है, ऐसे काव्य को उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य नाम दिया। तीसरा अधम काव्य, जिसमें किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं रहता या व्यंग्यार्थ स्फुट नहीं होता, केवल अलंकारों का चमत्कार रहता है, इसे चित्रकाव्य नाम दिया गया। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करने, उसको व्यवस्थित रूप देने, उसको लोकप्रिय बनाने में आनंदवर्धन के टीकाकार अभिनव गुप्त का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन फिर भी 200 वर्षों तक ध्वनि सिद्धांत को अनेक विरोधियों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें महिम भट्ट, प्रतिहारेंदु का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का तर्कों सहित खंडन किया, लेकिन मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में पुनः सबल तर्कों के द्वारा ध्वनि विरोधियों के तर्कों का खंडन करते हुए उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया। इसलिए मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की पदवी भी दी गई। वक्रोक्ति सिद्धांत, इस सिद्धांत के संस्थापक हैं आचार्य कुंतक। अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में कुंतक ने रीति और ध्वनि सिद्धांत को नकारते हुए काव्य में वक्रोक्ति की प्रधानता स्वीकार की और उसे ही काव्य का सर्वस्व सिद्ध करने का प्रयास किया। उनका कहना है वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। जीवितम से उनका अभिप्राय यही है कि वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण तत्व है।
यद्यपि वक्रोक्ति की चर्चा कुंतक से पहले भी भामह, दंडी इत्यादि कर चुके थे और उसे सभी अलंकारों के मूल में स्थित भी मानते थे, लेकिन वामन के समय तक वक्रोक्ति एक अलंकार के रूप में ही सीमित रह गया था। कुंतक ने वक्रोक्ति को एक नए रूप में, एक नए अर्थ में प्रस्तुत किया। उन्होंने काव्य की परिभाषा भी देते हुए कहा कि काव्य में शब्द और अर्थ का जो सहित भाव रहता है वह वक्रोक्ति मूलक है। शब्दार्थों सहितो वक्र व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विह्लादकारिणी। वक्रोक्ति को उन्होंने कवि कर्म कौशल अर्थात कवि प्रतिभा से उत्पन्न चमत्कार कहा, यानी कि वक्रोक्ति केवल वाक्चातुर्य नहीं है बल्कि वह कवि का कौशल है। वक्रोक्ति को कुंतक ने वैदग्ध्य भंगी भणिति कहा, जिसका अर्थ है कवि प्रतिभा से उत्पन्न विलक्षण उक्ति। इस प्रकार वक्रोक्ति कवि की प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देने वाला सिद्धांत भी है। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के 6 भेद हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। कुंतक ने वक्रोक्ति के इन 6 भेदों और 41 उपभेदों में वर्ण से लेकर प्रबंध तक काव्य के सभी रूपों तथा सभी तत्वों का समायोजन किया। उन्होंने रस को भी वक्रोक्ति का प्राण माना, इस प्रकार भाव के महत्व को भी स्वीकार किया, हालांकि उन्होंने महत्व वक्रोक्ति को ही दिया। अलंकार, रीति, ध्वनि सिद्धांतों की सभी मूल अवधारणाओं को भी वक्रोक्ति में सम्मिलित करके कुंतक ने एक सर्वांगपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन भारतीय काव्य चिंतन में इस सिद्धांत को उचित प्रतिष्ठा नहीं मिली। कुंतक के कोई अनुयायी नहीं हुए, बहुत समय तक इनका जो ग्रंथ है वो भी लुप्त रहा और परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने से इनकार किया और उन्होंने उसे एक अलंकार के रूप में ही मान्यता दी। औचित्य सिद्धांत। आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रतिपादित औचित्य सिद्धांत को भी कुछ विद्वान काव्यशास्त्र के छठे सिद्धांत के रूप में मान्यता देते हैं। क्षेमेंद्र ने यद्यपि किसी नए काव्य तत्व की स्थापना नहीं की, बल्कि सभी काव्य तत्वों का संयोजन करते हुए उनकी उचित योजना का ही प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहा जाता है। उचित का भाव ही औचित्य है। इस प्रकार क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण माना। इस सिद्धांत का, अगर इसे सिद्धांत माने, यद्यपि बहुत से विद्वान इसको सिद्धांत की पदवी नहीं देते हैं, इसे केवल एक मत ही मानते हैं, इसका सारा आग्रह इस तथ्य पर है कि जीवन में, लोक व्यवहार में जो उचित है, जो संभाव्य है, वही काव्य में भी वर्णित या व्यंजित होना चाहिए। औचित्य का मत का प्रतिपादन अवश्य क्षेमेंद्र ने किया, लेकिन इस काव्य तत्व की चर्चा अन्य आचार्य भी पूर्व में प्रतिपादित कर चुके थे। इस तरह समग्रता में हम देखें तो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिपादित ये सभी सिद्धांत अपनी प्रकृति में समावेशी हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भले ही अपने काव्य तत्व को सभी चिंतकों ने विशिष्ट माना है और उसी को काव्य की आत्मा या प्रमुख तत्व मानने का प्रयास किया है, लेकिन काव्य के अन्य तत्वों का भी समावेश उन्होंने किसी न किसी रूप में अपने सिद्धांत में करने का कोशिश की है। सभी काव्य सिद्धांत काव्य के विविध आयामों को समझने की व्यापक दृष्टि प्रदान करते हैं। आधुनिक चिंतक रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति इन 5 सिद्धांतों को भिन्न न मानकर इनका अंतर्भाव मुख्यतः 2 सिद्धांतों में ही मानने के पक्ष में है। पहला वस्तुवादी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत आ जाते हैं। ये सिद्धांत काव्य की रचना प्रक्रिया से संबद्ध है, जिसे हम सामान्य शब्दों में कला पक्ष भी कह सकते हैं। दूसरा आत्मवादी या भाववादी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत रस और ध्वनि सिद्धांत आ जाते हैं। इसका संबंध काव्य के आस्वादन पक्ष से है। वस्तुतः काव्य चिंतन के लिए काव्य की रचना प्रक्रिया और उसके आस्वादन से जुड़े ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। और ये सभी सिद्धांत, ये सभी चिंतन परंपराएं मिलकर काव्य के स्वरूप को, उसके विविध आयामों को समझने की एक व्यापक दृष्टि प्रदान करते हैं। धन्यवाद।